हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल्स पॉलिटेक्निक स्टार में। आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जो है कि आपके हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके पूरे एग्ज़ाम के पैटर्न पर 100% आने की संभावना है 2024 के लिए, उस प्रश्न को देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सारे प्रश्नों को आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। ऑप्शन नंबर ए कथक, बी मणिपुरी, सी कुचिपुड़ी, डी कारवा। आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए सब सही है। आप लोग कमेंट कीजिए कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। तो पहला प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कथक। कथक इसका सही जवाब होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक मिनट। एक मिनट यार, एक मिनट। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं दे रहा। चलिए तो पहला प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या कथक होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ गया है। तो आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लीजिए। तो बिरजू महाराज का जो संबंध था वह लखनऊ घराने से था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आप लोग जवाब दीजिए तीसरा प्रश्न से। जीत जीत में निरखता हूँ पाठ का संबंध किससे है। वीवीआई है। जीत जीत में निरखता हूँ पाठ का संबंध किससे। ऑप्शन नंबर ए शंभू महाराज, बी लच्छू महाराज, सी बिरजू महाराज, डी किशन महाराज। सभी लोग कमेंट कीजिए। मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ। तो जो तीसरा प्रश्न है इसका सही जवाब जो हो जाएगा जीत जीत में निरखता हूँ पाठ का संबंध जो है वह बिरजू महाराज से। ऑप्शन नंबर सी बिरजू महाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। आवन्यो पाठ के लेखक कौन है। आवन्यो पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए नलिल विरोचन शर्मा, बी रामविलास शर्मा, सी अशोक वाजपेयी, डी यतेंद्र मिश्र। कमेंट कीजिए कि जीत जीत मेरे रखता हूँ पाठ के लेखक कौन है। सूर्य कुमार यादव बी बता रहे। तो चौथा प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी एवेन्यू जो है पाठ के लेखक कौन है। तो अशोक वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। एवेन्यू पाठ गद्य की कौन सी विधा की रचना है। देखिए यहाँ पूछा गया कि आखिर ये गद्य जो है वह किस विधा की रचना है। वीवीआई है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, बी यात्रा वृतांत, सी ललित स्थल, डी रेखा चित्र। तो पांचवा प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ललित स्थल जो है। अवन्यू पाठ जो गद्य है वह ललित स्थल का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आवन्यू किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कमेंट कीजिए और बताइए कि आवन्यू किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी नील, सी दोन, डी रोन। कमेंट करना है और जवाब देना है कि आवन्यू किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो छठा प्रश्न जो है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सातवां प्रश्न देखिए कि ला शत्रुज क्या है। आपको कमेंट करना है और जवाब देना है कि ला शत्रुज क्या है। ऑप्शन नंबर ए नगर, बी गांव, सी ईसाई मठ, डी महाविद्यालय। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि ला शत्रुज क्या है। तो सातवां प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ईसाई मठ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आठवां प्रश्न देखते हैं। पिकासो क्या था। ऑप्शन नंबर ए कवि, बी चित्रकार, सी नाटककार, डी उपन्यासकार। कमेंट करना और जवाब देना है कि पिकासो क्या थे। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि पिकासो आखिर क्या थे। तो आठवां प्रश्न जो हो जाएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पिकासो जो थे क्या थे। तो चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सुजान सागर किसकी कृति है? डायरेक्ट आंसर आ गया तो देख लीजिए। सुजान सागर जो है यह रचना है किनकी? तो घनानंद की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 10 प्रश्न देखिए। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी मोहम्मद शाह रंगीला, डी औरंगजेब। आप लोग कमेंट कीजिए कि घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, मोहम्मद शाह रंगीले। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी किस कवि की रचना है? ऑप्शन नंबर ए घनानंद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी प्रेमघन। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि स्वदेशी किसकी रचना है। तो 11 प्रश्न जो है इसका सही जवाब होगा स्वदेशी जो रचना है यह रचना प्रेमघन जी का है। ऑप्शन नंबर डी प्रेमघन का। चलिए 12 प्रश्न देखिए। प्रेमघन किसका उपनाम है? VVI है। प्रेमघन किसका उपनाम है? ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यान अज्ञेय, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी बद्री नारायण चौधरी और डी है वीरेन डांगवाल। कमेंट कीजिए सभी लोग। सभी लोग कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि प्रेमघन किसका उपनाम है। तो प्रेमघन जो उपनाम है यह किसके हैं? तो बद्री नारायण चौधरी का। फ्री PDF नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप में ग्रुप में अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए 13 प्रश्न देखिए। प्रेमघन किस युग के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी भारतेंदु युग, डी छायावादी युग। प्रेमघन किस युग के कवि थे? कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि प्रेमघन आखिर किस युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी भारतेंदु युग और डी जो है छायावादी युग। तो 13 प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु युग के थे। किसके? तो भारतेंदु युग के। चलिए 14 प्रश्न देखते हैं। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए भारतीयता, बी कदाचारिता, सी पत्रकारिता, डी अंग्रेजी भाषा। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में क्या आज नहीं देखी जाती है। प्रेमघन के अनुसार आज कौन सी वस्तु नहीं देखी जाती है? तो 14 प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भारतीयता नहीं देखी जाती है। चलिए 15 प्रश्न देखिए। आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते? डायरेक्ट आंसर आ गया तो देख लीजिए। अंग्रेजी इसका सही जवाब होगा, अंग्रेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 16 प्रश्न देखते हैं। रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण को, बी सरस्वती को, सी राधा को, डी यशोदा को। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि प्रेमघन ने प्रेम आईनी किसे कहा है रसखान ने। तो 16 प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधा को कहा है। किसको? तो राधा को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का 17वां प्रश्न देखते हैं। रसखान के चित चोर कौन है? ऑप्शन नंबर ए इंद्र, बी श्री कृष्ण, सी कामदेव, डी कंचन। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि रसखान के चित चोर कौन है। फ्री PDF नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो 17 प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर रसखान के चितचोर कौन है? तो श्री कृष्ण है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का 18 प्रश्न देखते हैं। रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्योछावर करने को तैयार है? ऑप्शन नंबर ए सैकड़ों स्वर्ण महल, बी सैकड़ों इंद्रलोक, सी तीनों लोक, डी स्वर्गलोक। कमेंट कीजिए और बताइए
किरस खान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? वीवीआई है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों लोग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 प्रश्न देखते हैं। अति शुद्धो स्नेह का मार्ग शीर्षक सवैया किस की रचना है? किसी रचना नहीं, किसकी होना चाहिए, यहाँ पे गलत है, किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रस खान, बी घनानंद, सी गुरु नानक, डी मतीराम। वीवीआई है, बताइए कि अति शुद्धो स्नेह का मार्ग किसकी रचना है? तो 19 प्रश्न जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद जी का रचना है, ऑप्शन नंबर बी घनानंद। चलिए 20 प्रश्न देखिए, घनानंद किस काल के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए माँ अशुभनिहि ले बरसो, बी है मानुष हो तो, नहीं मतलब किस कैसे कवि थे, यानी कि ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन गलत है। चलिए 21 प्रश्न देखिए, घनानंद किस काल के कवि थे? ये है उस ओरिजिनल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए भक्ति काल, बी आदि काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। कमेंट करना है और जवाब दे रहा है कि घनानंद किस काल के कवि थे। तो 21 प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीत काल के कवि है, रीति काल के। चलिए 22 प्रश्न देखिए, घनानंद किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा, डी मैथिली। ये वीवीआई प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। कमेंट कीजिए आप लोग, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ। तो 22 प्रश्न का जो सही जवाब होगा, घनानंद जो थे वह ब्रज भाषा के कवि थे, ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है? जो रेनर मारिया रिल्के थी वह काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की? ऑप्शन नंबर ए आलोचना और व्यंग, बी कहानी और उपन्यास, सी निबंध और नाटक, डी जीवनी और यात्रा वर्णन। आप लोग के लिए 12 बजे से डेली क्वेश्चन आंसर सीरीज चालू है, आप लोग सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, वो सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो 23 प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जीवनी और यात्रा वर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 प्रश्न देखते हैं। दही वाली मागंबा के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए सातकोरी होता, बी ईश्वर पैटिलकर, सी है श्रीनिवास, डी प्रेमचंद्र। दही वाली मागंबा की रचयिता कौन है? वीवीआई प्रश्न है। तो 24 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास है, श्रीनिवास। 25 प्रश्न, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो डायरेक्ट आंसर आ गया, तो देख लीजिए कन्नड़ भाषा के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए तारक, बी व्योम, सी जलद, डी मेघ। कमेंट कर रहे हैं और जवाब दे रहा है कि आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। तो जो 26 प्रश्न है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, व्योम, ऑप्शन नंबर बी। आकाश का जो पर्यायवाची होता है उसको हम लोग व्योम बोलते हैं। चलिए 27 प्रश्न देखिए, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूत, बी हिमांशु, सी निशाकर, डी भानु। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है। तो 27 का जो सही जवाब होगा, सूर्य को हम लोग भानु भी कहते हैं, ये समानार्थी शब्द है, वीवीआई है। चलिए आगे देखते हैं, नाक का बाल होना मुहावरा का अर्थ क्या? भी बहुत ही ज्यादा वीवीआई कई बार पूछा होगा, कम से कम 4 से 5 बार जरूर पूछा। ऑप्शन नंबर ए अधिक प्यारा होना, बी नाक पर बाल उगना, सी संवेदनशील होना, डी सभी सही है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी लोग कमेंट कीजिए, मैं सभी के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो 28 का जो सही जवाब होगा, नाक का बाल होना मुहावरा का अर्थ जो होता है अधिक प्यारा होना, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए 29 प्रश्न देखिए, सिर उठाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो डायरेक्ट आ गया, तो आंसर देख लीजिए। सिर उठाना मुहावरा का अर्थ है विरोध में खड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए अगले जमाने का आदमी, बी गुदरी का लाल, सी आस्तीर का साफ, डी गांठ का पूरा। कमेंट कीजिए और बताइए कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दोनों दिया गया है। तो 30 प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, आस्तीन का सांप। कपटी मित्र का जो मुहावरा होता है आस्तीन का सांप। चलिए 31 देखिए, गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ कौन है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए मूर्ख होना, बी गोबर में गणेश का होना, सी गोबर का पूजा करना, डी परेशान करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप लोग अक्सर गांव घर में सुनते हुएगा कि साफ गोबर गणेश है, यानी कि पूरी तरह से गोबर गणेश है, यानी कि होता है गोबर गणेश होना। इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए मूर्ख होना, साफ मूर्ख है ऑप्शन नंबर ए। 32 देखिए, टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में कौन सा सही अर्थ है? टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए घंटी बजाना, बी आवाज देना, सी मर जाना, डी भाग जाना। कमेंट कीजिए। तो टन बोल जाना मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मर जाना इसका सही जवाब होगा। चलिए 33 प्रश्न देखिए, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बीबीआई है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए गाली देना, बी अपना काम निकालना, सी धूर्तता करना, डी उल्लू पालना। कमेंट करना है और जवाब देना है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, अपना काम निकालना। चलिए आगे 34 प्रश्न देखिए, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए दल बदलना, बी घर बदलना, सी विदेश जाना, डी टोपी रंगवाना। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दल बदल लेना। नेता लोग अक्सर टोपी बदलता है, इसी को बोलते हैं हम लोग दल बदलना। चलिए नेक्स्ट देखिए, मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए मालिश करना, बी मक्खन लगाना, सी खुशामद करना, डी परहेज करना। मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी खुशामद करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, खुशामद करना। ऑप्शन नंबर सी खुशामद करना मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए 36, वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो युद्ध भूमि में मर जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए 37 प्रश्न देखिए, सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए धूर्ण सवार होना, बी रोग होना, सी पागल हो जाना, डी पीछे पड़ जाना। तो सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होता है धूर्ण सवार होना। ऑप्शन नंबर ए। 38, कान तेरा मुहावरे का 4 अर्थ दिए हैं, इनमें से जो अर्थ सबसे अधिक सही है लिखे। कान देना का अर्थ होता है ध्यान देना, बी कान साफ करना, सी किसी की शिकायत करना, डी बीमार होना। चलिए तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा कान देना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 प्रश्न को देखते हैं। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए गधा बनना, बी धीरे धीरे चलना, सी कहीं ठौर ठिकाना न होना, डी बीमार होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत जो है इसका अर्थ क्या होता है? अमन कुमार ध्यान देना बता रहे थे। बिल्कुल सही जवाब है, कान लगाना का अर्थ होता है ध्यान देना।
और इसका बताइए कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अमन कुमार ए बोल रहे हैं गद्दा बनना। इसका सही जवाब होगा कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जो कहावत है इसका सही जवाब होगा कहीं ठहर ठिकाना ना होना। चलिए 40 प्रश्न देखिए। दाल भात में मूसल चंद कहावत का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए अतिथि का आना, बी बिना मतलब दखल देना, सी दाल भात पर चटनी, डी स्वादिष्ट भोजन। अम अमन कुमार सी बोल रहे हैं दाल भात में मूसल चंद कहावत का अर्थ क्या है? कमेंट कीजिए फटाक से। तो दाल भात में मूसल चंद कहावत का जो अर्थ होता है बिना मतलब दखल देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 प्रश्न को देखिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका का कहावत जो है इसका सही अर्थ क्या होता है? चोर के दाढ़ी में तिनका। ऑप्शन नंबर ए अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, बी चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, सी चोर के दाढ़ी होती है, डी दाढ़ी वाले चोर होते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? अमन कुमार भी बता रहा है। तो इस प्रश्न का 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, यानी कि वो आशंका में रहता है कि हम ही चोर है, कि हम पे कोई शक न कर ले, इसीलिए बोलता कि दाढ़ी चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ यही होता है, अपराधी स्वतः आशंकित रहता है। चलिए 42 घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति जो है इसका सही अर्थ क्या है? ये मुहावरा नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर ये लोकोक्ति है। इसका सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मुर्गी खाना, बी मुर्गी को दाल देना, सी गुर्गी को दाल देना, डी अपने आदमी को कम आंकना। अक्सर आप लोग गांव घर में सुनते होइएगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, या अपने ही घर में सुनते होइएगा कि घर की मुर्गी जो होती है दाल के बराबर होती है। तो इस अमन कुमार का जवाब आ चुका है। तो अमन कुमार बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, अपने आदमी को कम आंकना। ऑप्शन नंबर डी घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन नंबर डी अपने आदमी को कम आंकना VVI था। चलिए 43 प्रश्न देखिए। दूध का जला मुट्ठा फूक फूक कर पीना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए ज्यादा परेशान होना, बी डरा रहना, सी खूब सोचकर काम करना, डी असावधान रहना। दूध का जला मुट्ठा फूक फूक कर पीना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो 43 प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, खूब सोच सोच कर काम करना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। आप लोग को फ्री PDF नोट्स चाहिए, एग्जाम में हेल्प चाहिए, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। चलिए 44 प्रश्न देखिए कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराई कहावत का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए पागुर के लिए भैंस को घास देना, बी भैंस के आगे बीन बजाना, सी भैंस के खुशी के लिए बाजा बजाना, डी मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है। कमेंट कीजिए सभी लोग। 44 प्रश्न जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है। इसीलिए बोलते हैं कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस लगे पगुराई, बहुत ही ज़्यादा फेमस लोकोक्ति है। चलिए 45 देखिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए नाच न आना, बी अपना एब छोड़ दूसरे को एब दिखाना, सी आंगन का कारीगर, डी नाचने में कुशल। तो ये प्रश्न जो है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन नंबर बी अपने एब को छोड़ दूसरे का एब देखना, यानी कि खुद में कमी को नहीं देखता है और दूसरे की कमी को झांकता है। 46 प्रश्न किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? अमर कुमार बोले 12 क्लास का हिंदी का कब से होगा? 12 क्लास का भी जल्दी चालू कर देंगे, 1-2 दिन के अंदर में चालू करेंगे। उसके लिए एक ही क्लास रहेगा, कोई खास बनाएंगे। देखते हैं कल या परसों से होता है तो चालू करते हैं 12th का भी। तो किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर बी
विशेषज्ञ इसका सही जवाब होगा। चलिए 47 प्रश्न। विरिक्त का विपरार्थक शब्द क्या है? वैसे अभी व्याकरण सेक्शन है, आप लोग देख सकते हैं। विरिक्त का विपरार्थक शब्द क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अरिक्त, डी अवैतनिक, सी आसक्ति, डी है शरक्ति। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशक्ति। ऑप्शन नंबर सी अशक्ति। विरिक्त का जो विपरार्थक शब्द होता है अशक्ति। 48 हर्ष उ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या? ऑप्शन नंबर ए कंठ, बी मूर्धा, सी ओठ, डी दांत। उपपदमनियामनाम ओष्ठ, ओठ है तो 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। सॉरी, उपपदमनियानाम ओष्ठ, ये इसका आंसर गलत है, ओठ होगा। आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा। 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या? ऑप्शन नंबर ए यश प्लस धरा, बी यशो प्लस धरा, ये सब प्लस का चिन्ह है। तो यशोधरा का जो सही संधि विच्छेद होता है आपको बताना, यश प्लस धरा, बी यशो प्लस धरा, और यशा प्लस धरा, यशो प्लस धरा, ये सब प्लस का साइन है। तो यशोधरा का जो सही संधि विच्छेद होता है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, यशोधरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यशो प्लस धरा। ऑप्शन नंबर डी यशो प्लस धरा, यशो प्लस धरा इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट, चतुर्भुज में कौन सा समास है? वीवीआई, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव, बी कर्मधाराय, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। तो चतुर्भुज में जो समास है यह द्विगु समास है। चतुर्भुज संख्यावाची, चतुर यानी कि चार, द्विगु समास उसको बोलते हैं जो कि संख्यावाची हो। चतुर्भुज जिसके चार भुजा हो, तो यह द्विगु समास का उदाहरण है। या बहुब्री रहता तो बहुब्री होता, अगर द्विगु नहीं रहेगा तो बहुब्री रहेगा। चलिए, मंगू के अलावा उसकी माँ के कितनी संतानें थी? वीवीआई, ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि मंगू के अलावा उसकी माँ के कितने संतानें थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। मंगू के अलावा उसकी माँ के 2 संतानें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बताए थे बिल्कुल सही है। 52 अज्ञेय का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1910, बी 1911, सी 1912, डी 1913। अज्ञेय का जन्म, तो 52 प्रश्न जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अज्ञेय जी का जन्म जो हुआ था वह वर्ष 1911 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 प्रश्न देखिए, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वीवीआई है। ऑप्शन नंबर ए रश्मिरथी, बी संस्कृत के 4 अध्याय, सी उर्वशी, डी रेणुका। ये तो हमको लगता है 10 बार से ऊपर पूछा हुआ प्रश्न है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी उर्वशी, उर्वशी के लिए मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 प्रश्न, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? वीवीआई है तो ये एक निबंध है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने को की किस पीढ़ी के कलाकार है? ऑप्शन नंबर ए 6ठी, बी 7वीं, सी 9वीं, डी 8वीं। वीवीआई है कि पंडित बिरजू महाराज जो है आखिर लखनऊ घराने की कौन सी पीढ़ी के कलाकार है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी के हैं। कौन सी पीढ़ी के? 7वीं पीढ़ी के। चलिए 56 देखिए, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर ए 50 रुपया, बी 75, सी 100, डी 60 रुपया। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि आखिर सीते के बेटा ने कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या? 50 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट।
चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारत से नागरी लिपि को लेख कब से मिलने लगता है? ऑप्शन नंबर ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी, डी 4थी सदी। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए कि उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो 57 प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 4थी सदी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 प्रश्न देखिए, बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? बीबीआई है। ऑप्शन नंबर ए 10 रुपया, बी 11 रुपया, सी 12 रुपया, डी 13 रुपया। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 11 रुपया। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन नंबर ए आदर्श, बी काल्पनिक, सी यथा तथ्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यह काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। कविता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? बीबीआई है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा? ये कल के लाइव का पहला क्वेश्चन है, कल के लाइव का पहला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए प्रत प्लस ए, बी प्रति प्लस ए, सी प्रत प्लस ए, डी प्र प्लस अत्य। तो प्रत्यय का जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रति प्लस ए। चलिए तो आज के लाइव में इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।